हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के इस वीडियोज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए डेली जीके जीएस का सेट लेके आते हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यानी कि एसएससी जीडी 2021 खासकर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका आज हम पार्ट 3 हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने हल किया है। बहुत अच्छा सेट, वो भी उसमें भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इन क्वेश्चनों की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अड्डा 730 स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपना स्कोर जो भी आप 25 में से स्कोर करें उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ और अपनी वीडियो के बारे में राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाएँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बिना देरी किए हुए चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिए। चलिए, कह रहा उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप क्या है, मतलब उसका अर्थ क्या होता है उपनिषद शब्द का। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, उप का मतलब होता है पास, मतलब आकर, और निषद माने बैठना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पास बैठना। आ बैठना मतलब पास बैठना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो संख्या है वो आपके उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है, 108 है, आपको याद रखना है। जैसे मुंडको उपनिषद है, यहाँ से आपका क्या लिया, सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से, ऐसे ही आपके 108 उपनिषद हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो पास बैठना इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहे गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश की बात करेंगे तो मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आया, फिर मौर्योत्तर काल के बाद हम गुप्त वंश पढ़ते हैं। गुप्त वंश की अगर बात करेंगे तो गुप्त वंश की जो स्थापना थी, मतलब संस्थापक श्रीगुप्त हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अपनी प्रचार प्रसार इस धर्म को लेकर की। उनके बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। कौन बैठा, समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीता था। ये इसके लिए इसमें जो इतिहासकार विंसेंट हुए हैं उन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त थर्ड। कुमारगुप्त थर्ड जो थे ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और एक कुमारगुप्त आपने पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, लेकिन वो ये कुमारगुप्त नहीं है। आपको ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि अंतिम शासक जो कुमारगुप्त हैं वो थर्ड अंतिम शासक कौन है, कुमारगुप्त थर्ड है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है आर्यकुट निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है आर्यकुट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। आर्यकुट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे आर्यकुट, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आर्यकुट किससे संबंधित थे, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्यकुट किससे संबंधित थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, वांडीवास का युद्ध, अड्यार युद्ध, या अंबूर युद्ध, या आर्कोट घेराबंदी। देखिए, इसके बारे में हम बात करें तो वांडीवास युद्ध जो आपका हुआ था ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तब आपने देखे होंगे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीन जिसे आंग्ल कर्नाटक के युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 3 युद्ध हुए थे। अगर उनमें सबसे पहले की बात करें तो पहले में एक्सला सेपल की संधि हो गई, उसमें खास कारण नहीं हुआ। लेकिन दूसरे में जब सर आयरकूट के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें वाल्डीवास युद्ध कहते हैं, उसके बाद तीसरे में तो क्या हुआ, फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। तो आपको याद रखना वाल्डीवास का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाल्डीवास का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर और युद्धों की बात करें तो अगर अड्यार युद्ध की बात करें, ये कब हुआ था, तो अड्यार युद्ध का जो ये हुआ था ये आपका 1746 में। कब हुआ था, 1746 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 1746 में अड्यार युद्ध। अंबुर सांप का 1749 में हुआ था। कब हुआ था, 1749 में अंबुर का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, अंबुर का युद्ध 1700। और अगर आरकाट जो घेराबंदी थी इसकी बात करें तो आपका ये 1751 में ये हुई थी, आपको ये भी याद रखनी है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारनेतर मेला लगाया जाता है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर बेल ऑन करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, तारसेन का मेला कहाँ लगता है, तारनेतर मेला गुजरात में लगता है। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात में ये मेला लगाया जाता है। क्लियर है, गुजरात में ये मेला लगाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संविधान में याचिका और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है। द्विसदनी पद्धति संविधान से लिए गए। अगर अमेरिका से बात करें तो हम मूल अधिकार आपके लिए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। आपकी प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना
ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो समवर्ती सूची ली गई है। कौन सी? समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध लिए गए हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन ये रहे। अगला ऑप्शन ये रहा आपका आयरलैंड से क्या क्या लिया गया आपका, तो डीपीएसपी, आयरलैंड से क्या लिया गया? डीपीएसपी, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डीपीएसपी। और यूनाइटेड किंगडम से आपके क्या लिए गए? याचिकाएं ली गई हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके से आपके क्या लिया गया है? यूके से मतलब ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से आपके क्या लिया गया? देख लेते हैं। यूके से जो आपके लिए गए हैं वो याचिकाएं ली गई हैं और द्विसदनीय पद्धति ली गई। ठीक है, द्विसदनीय पद्धति और याचिकाएं कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए, यूके से लिए गए। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत में संसदीय ढांचे में मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 स्थायी सदनों का नाम बताइए। संसदीय ढांचे अस्थायी कह रहा है। देखिए कह रहा अस्थायी संसदीय ढांचे मतलब क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा होता है, विधान परिषद, विधानसभा। तो अस्थायी सदन कौन होता है? मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। राज्यसभा क्या है आपका? स्थायी सदन है, बल्कि लोकसभा अस्थायी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, और ऐसे ही ठीक विधानसभा में भी क्या होता है? विधानसभा में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों सदन क्या है? अस्थायी सदन है, और ये अपने आप विघटित हो जाते हैं 5 वर्ष बाद पूरी लोकसभा। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है। राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन है, बल्कि लोकसभा आपका अस्थायी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? अगर लोकसभा की बात कर लें तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, ट्रिक के माध्यम से इसको अनुच्छेद को याद करवाए थे। इसका अनुच्छेद कितना होता है? 81। ठीक है, 81 इसका अनुच्छेद होता है। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगर विधान परिषद और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो अनुच्छेद होता है वो 171 यानी कि 171 होता है विधानसभा का। ठीक है, विधान परिषद की अगर अनुच्छेद की बात करें तो आपको याद रखना है 170 विधान परिषद का अनुच्छेद 170 होता है। क्लियर है? 170 विधान परिषद का अनुच्छेद होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्वेश्चन 7 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों को हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार कब लाया गया था? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरियाणा के, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ये उच्च न्यायालय है। क्या है? उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय में ये लाया गया था प्रस्ताव, और ये किस राज्य में लाया गया था? हरियाणा में। हरियाणा में ये प्रस्ताव लाया गया था, आपको याद रखना है, हरियाणा में ये प्रस्ताव लाया गया था। तो किस सन में लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था, आपको याद रखना है 1991 में ये लाया गया था। क्लियर है? 1991 में ये लाया गया था, 1991 में। ठीक है, ये लेकिन पारित नहीं हो पाया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर, कह रहा पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? देखिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी जो है हमारी एक इस तरीके से आपने जब देखा होगा, इस तरीके से होती है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपने जब चित्र बना होगा, ये जो ऊपरी परत होती है इसको आप क्रस्ट यानी क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं। जो इसके बाद आती है मेंटल होती है, इसे आप मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल कहते हैं। ये मेंटल दो रूपों में होती है। ये आपकी जो होती है इसे कोर कहते हैं। ठीक है, कोर कहते हैं। और सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भूपर्पटी के सबसे निचला हिस्सा कौन होता है? तो जो पृथ्वी है इसका सबसे निचला हिस्सा क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रस्ट। क्रस्ट जो है इसको आप भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नासिक किस नदी के किनारे बसा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये गोदावरी निकलती है। तो नासिक जो है, नासिक ये आपका किस नदी पर है? नासिक आपका गोदावरी पर है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है तो वो आपकी गोदावरी ही है। क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपको दिए गए हैं डैम मतलब बांध दिए गए और नदियां दी गई, आपको सूची में मिलान करना है। नदियां दी गई, बांध दी गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना। देखिए तो इसका में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हीराकुंड जो बांध है सब लोग जानते हैं कहाँ है? महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है आपका? महानदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है आपका? महानदी पर है। ठीक है, ठीक है। और 3 जो आपका उसके बाद पोंग जो परियोजना है ये आपकी कहाँ पर है? व्यास नदी पर। पोंग जो परियोजना है ये आपकी कहाँ पर है? व्यास नदी पर है। क्लियर है? उसके बाद टिहरी बांध आप लोग सब लोग जानते हैं भागीरथी पर है, और थीन बांध परियोजना जो है ये रावी नदी पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में, पोंग बांध आपका व्यास नदी पर, टिहरी बांध आपका कहाँ है? टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है,
थीन बांध, डैम मतलब बांध होता है, थीन बांध जो है ये आपका रावी नदी पर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है डेथ वैली यानी कि मृत घाटी किस देश में स्थित है? बताइए डेथ वैली मृत घाटी किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ? कैलिफोर्निया में आपकी ये डेथ वैली स्थित है, याद रखना है आपको, ठीक है। डेथ वैली कहाँ? ये आपके पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना है इसका क्या होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसके जो शब्दों का निर्माण था किसने किया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे.एम. किन्स ने। क्या होता है? जे.एम. किन्स ने इसका निर्माण किया था। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा एनएनपी का संक्षिप्त रूप क्या है? एनएनपी का संक्षिप्त रूप क्या है? एनएनपी मतलब एनएनपी का जो संयुक्त रूप है क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनएनपी का। क्लियर है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें। चलिए आज का ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है? यदि निर्यात आयात के बराबर हो, क्या कर रहा है? निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? देखिए, जब निर्यात आयात के बराबर होगा तो आप लोग जानते होंगे जीडीपी और जीएनपी क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है। जीडीपी और जीएनपी क्या होगी? बराबर होगी, जब आयात क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान जो मृत्यु के पश्चात नेत्रदान आप लोग करते हैं नेत्रों का, तो कितने घंटे के भीतर इन नेत्रों को निकाल लेना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर। कितने घंटों के अंदर नेत्रों को निकाल लेना चाहिए? राइट आंसर बताना है। कितना है? 6 है, 8 है, 12 है या 24 है? 6, 8, 12, 24 बताइए राइट आंसर क्या होगा? 6, 8, 12, 24। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, 6 घंटे नेत्रदान करने से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? बताइए। ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट होगा। ठीक है। ग्रेफाइट कैसी चट्टानें हैं आपको ये भी बताना कर जाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ग्रेनाइट होता है, ग्रेफाइट नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेनाइट कैसी अग्नेय चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट। ठीक है। ये आपका जो ग्रेफाइट है ये आपका विद्युत का चालक होता है। कह रहा कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? बताइए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी धातु होती है? बताइए इसका राइट है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी धातु होती है? देखिए निम्न जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ही आपको बताना है, क्योंकि प्रतिक्रियाशील आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, बहुत अच्छी धातु होती है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कैल्शियम हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा वनस्पति तेल में, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में जीडी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी जो होता है इसको बनाने के निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस्तेमाल की जाती है? बताइए क्या कहा? जो आपकी वनस्पति तेल होता है इसको आप जब बनाएंगे तो आपकी कौन सी प्रतिक्रिया उसमें प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण की प्रतिक्रिया आती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। बताइए पौधे जो ऊर्जा छोड़ते हैं किस रूप में छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन में, बाष्पोत्सर्जन में या अंकुरण में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में ये आपका करते हैं। ठीक है। श्वसन में ये आपका करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। मानव का जो कह रहा है मानव का पीएच मान, जो रुधिर का पीएच मान होता है कितना है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले प्राप्त हुआ था? बताइए किस भारतीय मूल के जो हैं इनको पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
तो मैं आपको बता दूं 1937 में, कब 1937 में गोविंद बिहारी लाल को, ये वर्तमान में अमेरिका में है लेकिन मूल भारतीय मूल के हैं। तो 1937 में जब इन्हें पुरस्कार दिया तो अमेरिका के थे फिलहाल, लेकिन भारतीय मूल के ही हैं। 1937 में सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1922 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? बताइए 1922 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दो ऑप्शन ये दिए गए हैं, दो ऑप्शन ये रहे। राष्ट्रमंडल खेलों की जो है आपका कौन सा देश करेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डरबन इसकी करना चाहता था लेकिन ये आपका निरस्त हो गया। लेकिन अब जो करेगा 2022 खेलों की, तो वो बार्किंघम करेगा। कौन करेगा? बार्किंघम। ये आपको याद रखना है, कौन करेगा? बार्किंघम करेगा। ठीक है, बार्किंघम करेगा। और ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड में है, आपको ये भी बात रखना है, इंग्लैंड में है। ठीक है, बार्किंघम इंग्लैंड में। डरबन करना होता लेकिन उसमें निरस्त हो गया, अब बार्किंघम करेगा। अब आपको ऑप्शन में बार्किंघम मिलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किस खेल से है? और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिफेंस इसको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो डॉल्फिन किक है ये किस खेल से संबंधित है? बताइए डॉल्फिन किक किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन की बात है तो जाहिर सी बात है तैराकी से होगी, क्योंकि डॉल्फिन भी तैरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर अपने मित्रों में करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। 24वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए 2 से क्वेश्चन 3 आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर है। चलिए इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। कौन होगा? नरेंद्र बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नरेंद्र बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तो 1993 से, अगर बात करें 1993 से ये स्टार्ट हुआ था। और कब बनाया जाता था? 29 दिसंबर को। कब बनाया जाता था? 29 दिसंबर को ये बनाया जाता था। ठीक है, 29 दिसंबर को। लेकिन फिर क्या हुआ? 1993 के बाद 2001 से ये कब बनाया जाने लगा? 2001 से ये आपका 22 मई को बनाया जाने लगा। कब? 22 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 मई इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, 22 मई इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के सवाल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दे के जाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अपना स्कोर जितना भी आपने 25 में से किया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में स्कोर लिख के जाएँ और वीडियो के बारे में राय भी अपनी कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।